दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब तक बहुत कुछ हुआ। बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, बहुत सारे लोगों पर केस की पहली चार्जशीट भी फाइल हुई। यहाँ तक कि कई लोगों को जमानत मिल गई तो सिद्धार्थ पिठानी जैसे कुछ लोग अभी भी जेल के अंदर बंद हैं। हालांकि बड़ा खुलासा होना हमेशा की तरह अब भी बाकी था, लेकिन अब इधर सुशांत केस के तार दिल्ली पहुँच गए हैं, गुजरात पहुँच गए हैं, उत्तर प्रदेश पहुँच गए हैं। जी हाँ, बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। कई स्टेट्स में एक साथ संगीतकार, एक्टर और यहाँ तक कि डॉक्टर तक को दबोच लिया गया। और बड़ी बात यह है कि इनका जो तरीका, जो सलीका, जो मॉडस ऑपरेंडी थी, उसे देखकर जानकर दिल कांप उठेगा। तो कैसे सुशांत केस से जुड़ी ये गिरफ्तारी के तार हैं, क्या है पूरा मामला, क्या है नया खुलासा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। जी हाँ, सुशांत केस में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। 22 लोगों को एक साथ पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है और पहली बार इसके तार समंदर किनारे के शहरों के अलावा दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुके हैं। हालात ये हैं कि एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर और डॉक्टर तक को दबोच लिया गया है। और सिंडिकेट का जो तरीका, जो मोडस ऑपरेंडी सामने आई है, वो हैरानी भरी है। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा खुलासा बताते हैं, पूरा सच बताते हैं। आप भी देखिए और समझिए। एनसीबी के चीफ ज्ञानेश्वर सिंह ने इस बड़े एक्शन की जानकारी दी। सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद से ये लगातार एडिशनल ड्रग्स केस पर एनसीबी का एक्शन करते आ रहे हैं और इस बार सबसे बड़े नेशनल गैंग को पकड़ा गया है। पकड़े गए 22 लोगों में से एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है, एक फिल्म डायरेक्टर है, एक फिल्म एक्टर है और एक म्यूजिक डायरेक्टर और एक डॉक्टर तक शामिल है। जी हाँ, ये बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग इस पूरे धंधे में, सिंडिकेट में शामिल थे। इन लोगों का ये पूरा धंधा डार्क नेट के जरिए चल रहा था। डार्क नेट के जरिए ये सामान की खरीद और बिक्री कर रहे थे, ड्रग को खरीद और बेच रहे थे। हालात ये थे कि हर रोज इनके सीक्रेट कोड्स बदल जाते थे। मैजिक मशरूम, मैजेस्टी, हैश चॉकलेट्स की यहाँ पर खरीद और बिक्री हो रही थी। जी हाँ, नाम हैरानी भरे हैं, लेकिन यही नाम यहाँ पर चल रहे थे, यही सबसे ज्यादा डिमांड में थे। मैजिक मशरूम खास तरह का ड्रग होता है जिसे खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुंबई और उसके आसपास एलसीडी गोम को हम सभी जानते हैं। इसके अलावा एमडी, जो कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा चलता है, बॉलीवुड में सबसे ज्यादा इसकी डिमांड है। उसी एमडी के क्रिस्टल्स भी यहाँ खरीदे और बेचे जा रहे थे। इनके अलावा हैश चॉकलेट भी चल रहे थे। बॉलीवुड में हैश चॉकलेट का खासा चलन है और दिन भर में एक चॉकलेट खा लेने से पूरे दिन भर का जुगाड़ हो जाता है। इसीलिए हैश चॉकलेट की डिमांड भी सबसे ज्यादा बॉलीवुड में ही थी और इन सभी बॉलीवुड के डिमांड वाले आइटम्स को ही यहाँ पर बेचा जा रहा था। उन्हीं आइटम्स के लिए यहाँ पर डिमांड भी सबसे ज्यादा थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्हीं ड्रग्स को यहाँ पर सबसे ज्यादा मंगवाया जा रहा था, बेचा जा रहा था, जो बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे थे, जिनकी डिमांड बॉलीवुड में एक्टर्स में, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में सबसे ज्यादा थी। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा हुआ है कि एक्टर्स से ज्यादा कई एक्ट्रेसेस हैं जो यहाँ पर इन सब की डिमांड कर रही थी और उनको लेकर इसकी डिमांड हो रही थी। अब बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक जगह पर यह एक्शन नहीं हुआ, बल्कि कई राज्यों में, कई शहरों में ये एक्शन हुआ। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इसमें शामिल हैं। इन राज्यों के कई शहरों में एक साथ एक्शन हुआ, एक साथ एनसीबी की मार हुई और 22 लोगों को धर दबोचा गया और ये लोग अमेरिका, मैक्सिको, नेदरलैंड्स, पोलैंड और ब्रिटेन से ड्रग मंगवा रहे थे और इसके लिए कुरियर के साथ साथ ही पोस्टल सर्विस का सहारा भी ले रहे थे और फिर डार्क नेट के जरिए देश में इसको बेच रहे थे, इसको खपा रहे थे। अब एनसीबी का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी इसी लिंक का इस्तेमाल किया गया था। इसी लिंक के जरिए, इसी सिंडिकेट के जरिए सुशांत केस में भी ड्रग की सप्लाई हो रही थी। सुशांत के कई आरोपियों के साथ इन लोगों के करीबी संबंध पाए गए हैं। हालांकि अभी भी कई एक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर्स जो कि पकड़े गए हैं, उनके साथ भी सुशांत केस के लिंक निकल रहे हैं। उनकी भी तलाश की जा रही है, उनकी भी छानबीन हो रही है। ये लोग डार्क नेट पर हर चीज उपलब्ध कराने का दावा करते थे और कई बार इसके लिए बहुत ज्यादा मनी चार्ज करते थे। बहुत ज्यादा इनका चार्ज होता था और कई बार पैसे के साथ साथ कुछ और भी चार्ज किया जाता था, जिसमें लड़कियों तक को होटल्स में भेजा जाता था, उनके साथ रात गुजारी जाती थी और इसीलिए इस सिंडिकेट को सबसे खतरनाक सिंडिकेट कहा जा रहा है।
हालांकि अब एनसीबी ने इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश कर दिया है और अब पूछताछ में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। तो कुल मिलाकर 22 लोगों के सिंडिकेट के पकड़े जाने के बाद सुशांत केस में इसे सबसे बड़ा एक्शन कहा जा रहा है, सबसे बड़ी गिरफ्तारी कहा जा रहा है, क्योंकि इन 22 लोगों के तार मुंबई में, बॉलीवुड में बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। और जो नाम धीरे धीरे अब सामने आ सकते हैं, पूछताछ के बाद सामने आ सकते हैं, वो कई नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं, कई नाम हैरानी भरे हो सकते हैं। तो बहुत जल्द ये सब कुछ बड़े खुलासे यहाँ पर होने जा रहे हैं। इंतजार करिए, जैसे ही कुछ बड़े खुलासे होंगे, कुछ बड़े नाम सामने आएंगे, तो सबसे पहले हम ही आप तक ये खबर पहुँचाएंगे। तो आपका इस पूरे एक्शन पर, इस पूरे केस पर क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, अपनी दीदी की जिंदगी के सतत संघर्ष और योगदान को याद करने के लिए लता जी की छोटी बहन मीना मंगेशकर खड़ीकर ने 2 बरस पहले यानी लता जी के 90th बर्थडे पर उनकी स्मृतियों को एक किताब की शक्ल में लता जी को समर्पित किया था, जिसमें मीना मंगेशकर खड़ीकर ने उनके लिए किताब दीदी और मैं लिखी थी। इसमें उन्होंने लता दीदी के संघर्षों के बारे में बताया था। मीना ताई ने बताया कि बाबा के बीमार पड़ने के बाद नाटक कंपनी बंद हो गई थी, जिसके बाद हम पुणे आ गए थे। 41 की उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए। उस वक्त हम 5 लोग और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। हम सबकी जिंदगी एक अजीब से अंधेरे के मुहाने पर खड़ी दिख रही थी। उस वक्त दीदी आगे आकर खड़ी हुई। 13 साल की उम्र से उन्होंने काम करना शुरू किया। वो फिल्मों में काम करती थी ताकि घर का राशन पानी चल सके। हालांकि उन्हें काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उनका पहला प्यार तो संगीत था। दीदी इधर उधर म्यूजिक डायरेक्टर्स से मिलती, उनको अपने गाने सुनाती, पर कोई भी खास दिलचस्पी नहीं दिखाता। आखिरकार किसी तरह हरिश्चंद्र बाली ने उन्हें मौका दिया। दीदी ने उनके लिए 2 गाने गाए। फिर जाकर सबको पता चला कि दीदी गाना भी गाती हैं। मीना ताई ने इस पुस्तक के जरिए बताया कि दीदी ने आज तक कभी हमसे अपनी मायूसियां, दुख जाहिर नहीं किया। यकीनन वो कई बार टूटी भी होंगी, लेकिन हमारे सामने वो हमेशा हंसती रहीं। कभी अपनी तकलीफों को हम लोगों के सामने जाहिर नहीं होने दिया। वो वक्त इतना कठिन था और बाहर के लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बाहर की नेगेटिविटी हम तक कभी नहीं आने दी। आखिर तक वो हमें वैसे ही संभालती रहीं जैसे पहले संभाला करती थी। उन्होंने हम भाई बहनों को माँ बाप की तरह संभाला। बाबा के जाने के बाद बाबा की तरह खड़ी रहीं और माँ के जाने के बाद माँ बन गईं। लता दीदी ने हमारे लिए न शादी की, न बच्चे पैदा किए और न ही खुद का घर बसाया। बदले में उन्होंने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा। उनकी तबीयत भी खराब हो जाए तो भी नहीं कहती थी कि मेरे लिए कुछ करो। मैं उन्हें कुछ नहीं दे सकी, इसलिए मैंने सोचा कि उनके जन्मदिन पर उन्हें ये किताब भेंट करूं।